नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार के जो साधन हैं उनका हमारे जो भारत में विकास कैसे हुआ है। जनसंचार के माध्यम से रिलेटेड 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, वो आपने देख लिए होंगे, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ आएगा जब आप पिछले 2 वीडियोज़ अच्छी प्रकार से देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। और जनसंचार के माध्यम है उनका विकास भारत में कैसे हुआ उसके बारे में हम समाचार पत्र और पत्रिकाओं का तो पढ़ चुके हैं कैसे विकास हुआ, और बाकी और भी बच गए हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न है या कंप्यूटर है, सिनेमा है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रेडियो का विकास कैसे हुआ हमारे भारत में। तो पत्र पत्रिकाओं का विकास तो हुआ ही था, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ बाद में भारत में, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसने प्रभावित किया, वो दुनिया को प्रभावित किया, वो है रेडियो। और रेडियो है वो, उसका आविष्कार तो आपने सुना ही होगा, जी मार्कोनी ने किया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्होंने वायरलेस के ज़रिए ध्वनि और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की थी, और तभी से रेडियो अस्तित्व में आया था। तो ये छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। और उसके बाद जो पहला विश्व युद्ध हुआ, तब यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण जरिया था। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो स्टेशन के द्वारा किया जाता है। शुरुआत के दिनों में रेडियो स्टेशन था वो अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो, इन अमेरिका के इन शहरों के अंदर खुले थे रेडियो स्टेशन। और बाद में 1921 में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। फिर उसके बाद 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और आज़ादी के समय देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुले। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर, पेशावर, तो इस सब में रेडियो स्टेशन खुले। तो इस तरह से भारत में धीरे धीरे रेडियो का विकास होता चला गया जनसंचार के माध्यमों में, और ये एक ताकतवर माध्यम बन चुका था। और आकाशवाणी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और शुरू में जो कार्यक्रम है उसमें एक आवाज़ बन गया था, रेडियो आवाज़ का काम करता था, लोगों को जागरूक करने का काम करता था। बाद में आकाशवाणी में कई भाषाओं में, कई बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत होने लगे, जो आज भी प्रस्तुत होते हैं। और 96% जो जनता थी देश की, वो रेडियो के कार्यक्रम सुनती थी। उसके बाद 1993 में FM की शुरुआत हुई, और जिससे कि रेडियो के क्षेत्र में जो है प्राइवेट कंपनियां भी आ गई थी। और 1997 में दूरदर्शन को है वो सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसने अपने नियंत्रण से, यानी कि सरकार का नियंत्रण था उस पर, वहाँ से उसको निकालकर उसे एक निजी कंपनी है प्रसार भारती, उसको सौंप दिया था। तो उस लंबे अरसे तक वो सरकार के नियंत्रण में रहा था रेडियो, लेकिन 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला किया था। इस फैसले में उन्होंने कहा था कि जो ध्वनि तरंगे हैं उस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए उसको मुक्त किया जाना चाहिए। इसलिए फिर FM का जो दूसरा चरण हुआ, उसे 90 शहरों में 350 से अधिक निजी FM चैनल शुरू हुए। तो इस तरह से ये निजी हो गया और निजी कंपनियों के अधीन हो गया, जिससे कि उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। और ये एक ध्वनि माध्यम है, ये श्रवण जो है, श्रवण कर सकते हैं हम इसको हम देख तो सकते नहीं हैं,
इसलिए हम इसको सुन सकते हैं, जिससे और दूर दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ संचार के मनोरंजन के साधन और टीवी वगैरह जहाँ नहीं है वहाँ रेडियो ही एकमात्र साधन होता है दुनिया से जोड़ने का। इसलिए रेडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जनसंचार का। और बहुत से निजी एफएम स्टेशन हैं, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉइचे वेले, जर्मनी में है मास्को रेडियो, रेडियो पेंचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई विदेशी प्रसारण, हैम एमेच्योर, रेडियो क्लब, ये सब इनका जाल पूरी दुनिया के अंदर बिछा हुआ है। तो ये इस प्रकार से हमारे देश में किस प्रकार से रेडियो का विकास हुआ उसके बारे में हमने जाना। अब अगला जनसंचार का माध्यम है टेलीविज़न। टेलीविज़न तो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है लोगों के लिए। तो टेलीविज़न सबसे लोकप्रिय बन चुका है आज के समय में, क्योंकि प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्रों पत्रिकाओं में शब्द लिखे होते हैं, रेडियो में हम सुनते हैं, लेकिन टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये दोनों ही काम कर सकते हैं, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट, दुनिया की विश्वसनीयता इसमें वो है बढ़ चुकी है। और पश्चिम देशों में भी तरह तरह से इस पर प्रयोग शुरू हुए। उसके बाद जब वो प्रयोग शुरू हुए तो 1927 यानी 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया, यानी कि सबसे पहले उस समय हुआ था। फिर 1936 में बीबीसी ने भी अपने टेलीविज़न की सेवा शुरू कर दी थी। और भारत में जब शुरुआत हुई, कैसे हुई थी? यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका मकसद क्या था, यानी कि लक्ष्य क्या था कि टेलीविज़न के द्वारा शिक्षा के कार्यक्रम हैं, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम हैं, लोगों को प्रोत्साहित करना, यही इसका उद्देश्य था। इसमें दिल्ली के आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ पर 2 टीवी सेट लगाए गए थे, जिसे 200 लोगों ने देखा था। और उसके बाद ये हफ्ते में 1-1 घंटे के लिए 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। उसके बाद 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ, यानी 1965 में ये पूरे देश में टीवी सेवा की शुरुआत हो गई थी और रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी पर कार्यक्रम दिखाया जाता था। फिर उसके बाद 10 साल बाद 1975 में बहुत से जगह पर टीवी सेंटर खुल गए थे, जैसे मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, सब जगह पर खुल गए थे। फिर 1976 में टीवी है वो आकाशवाणी का हिस्सा थी शुरू में तो, लेकिन बाद में 1976 में ये अलग हो गया था आकाशवाणी से और इसे अलग से दूरदर्शन का नाम दिया गया। और 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई, यानी कि 1984 में इसको 25 साल पूरे हो गए थे, तो इसकी रजत जयंती सिल्वर जुबली जिसको हम बोलते हैं वो मनाई गई थी। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है, उन्हें पता था कि दूरदर्शन की ताकत क्या होती है, इसलिए वो टेलीविज़न का पूरा जाल देश में बिछाना चाहती थी। और उन्होंने 1980 में अपने जो है प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रम की कोई सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था। और जोशी जी ने अपनी रिपोर्ट भी बनाई थी और जिसमें कि ये बताने की कोशिश की थी कि दूरदर्शन है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए है, हमारे देश को मजबूत बना सकता है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। तो ये था हमारे देश में टेलीविज़न का विकास। जो टेलीविज़न है यानी कि दूरदर्शन है, उसके कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए भारत में जनसंचार के माध्यम के तौर पर, क्या उद्देश्य होने चाहिए, उनका वर्णन किया गया है। सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। तो ये जितने भी ये उद्देश्य है, तो इसी के तहत दूरदर्शन पर इस तरह के सभी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, सामाजिक विकास के, हमारे खेल से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड, ये सब चीज़ें हमारे दूरदर्शन पर हम देखते ही हैं। तो ये निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए दूरदर्शन के और उन उद्देश्यों को वो पालन भी कर रहा है। और इस दिशा में बहुत
अच्छी सेवा की है दूरदर्शन ने। और धीरे धीरे क्या हुआ, सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण जो है वो उसमें थोड़ी कमी हो गई थी। बाद में पत्रकारिता में जो निष्पक्षता होती है उसकी तरह वो अपनी जगह नहीं बना पाया था, और इसे एक मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली थी। और जब 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ था तो लोगों ने सीधा प्रसारण यानी कि लाइव टेलीकास्ट उस युद्ध का टीवी पर देखा था। ये उन लोगों के लिए अलग सा अनुभव था, उनके लिए पहली बार था। तो देखा उन्होंने, तो जितना मतलब अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा था उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद ये निजी चैनलों में इस तरह की शुरुआत हो गई कि लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाने लगा, बहुत से चैनलों पर दिखाई जाने लगा। अब तो देश के अंदर बहुत से चैनल आ गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत से आप देखते हैं, स्टार टीवी, जी टीवी, इमेजिन, सोनी, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, शैक्षिक मतलब शिक्षा के अलग, मनोरंजन के अलग, ये तरह तरह के चैनल्स आ चुके हैं। अब असली विस्तार कब हुआ था, जब हमारे देश में निजी चैनलों की बाढ़ आ गई थी। एक समय ऐसा आया था, पहले तो दूरदर्शन ही देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे निजी चैनल बहुत ज़्यादा आ गए थे। और सबसे पहले क्या आया था, जी टीवी। तो भारत में जो है देशी चैनल निजी चैनल आ गए थे, जिसमें 1993 में जी टीवी स्टार टीवी के बीच एक अनुबंध हुआ था। उसके बाद जी न्यूज़, स्टार न्यूज़ के चैनल आए और सबसे पुराने यही निजी चैनल आए। उसके बाद तो बाढ़ सी आ गई थी बहुत सी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, इनमें निष्पक्षता ख़त्म होती चली गई, जिससे कि अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों, नैतिकता का भी हनन हुआ। और लेकिन फिर भी आज अगर देखा जाए तो बहुत से चैनल आज हम देखते हैं प्रसारित हो रहे हैं, नए नए चैनल रोज़ आते रहते हैं। तो आपको जनसंचार के माध्यमों में प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र, दूसरा हमने किया रेडियो, और अब हमने किया टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन टेलीविज़न। उसके बाद है सिनेमा के बारे में भी आपने सुना ही है कि लोकप्रिय माध्यमों में है सिनेमा। लेकिन अन्य जो माध्यम है, जैसे हमारे समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, उसकी तरह ये कोई सूचना देने का कार्य नहीं करता है। ये केवल क्या है, ज्ञान संदेश देने का काम करता है। यानी कि इसको हम मनोरंजन के साधन में देख सकते हैं कि ये मनोरंजन का काम करता है। और सिनेमा के आविष्कार का श्रेय हम दे सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन को। ये छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। और क्योंकि 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ इसका जुड़ा हुआ है, और 1894 यानी कि 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी, द अराइवल ऑफ ट्रेन। तो इसी से सिनेमा का विकास हुआ था। और भारत में देखा जाए तो आपने पढ़ाई है कि जो सबसे पहली जो फिल्म बनी थी उसका जो श्रेय जाता है दादा साहब फाल्के को जाता है, और उनके नाम पर आज अवार्ड भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सबसे पहले उन्होंने एक मूक फिल्म बनाई थी, यानी जिस फिल्म में डायलॉग्स नहीं थे, केवल जो भी कैरेक्टर थे उन्होंने अपना रोल निभाया था। 1913 में बनी थी। उसके बाद बहुत सी मूक फिल्में बनी। फिर सबसे पहले जो बोलती फिल्म बनी थी आलमारा के बारे में तो आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे वो फिल्म बनी थी। 1931 में बोलती फिल्म जो अर्देशी मीरानी ने बनाई थी वो फिल्म, तो वहीं से हमारे सिनेमा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो न जाने कितनी ही फिल्मों का सैलाब आ गया था। इसी प्रकार बहुत से उपन्यासों पर, कहानियों पर, तरह तरह की, जैसे हमारे शरद चंद्र के उपन्यास है, ये हमारी जो परिणीता है और है, देवदास है, ऐसे जो उपन्यास हैं उन पर भी फिल्में बनी। इसके अलावा जादू टोने की फिल्में बनी, डरावनी हॉरर मूवीज़ बनी। धीरे धीरे जो है सिनेमा बहुत लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार सत्यजीत रॉय है, उन्होंने पथिर पांचाली नाम की फिल्म की शुरुआत की थी, और उन्होंने फिल्म को एक नया
समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली उस समय। और इसी प्रकार श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, MS सथु, गोविंद निलानी जैसे फिल्मकार बने। लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोग प्रोफेशनल ज़्यादा होते चले गए, लोग मुनाफे को देखने लगे, लेकिन वो ये नहीं देखने दे ये फिल्म कैसी है, लोगों पर कैसा असर पड़ेगा, समाज पर कैसा असर पड़ेगा। वो केवल अपने मुनाफे के लिए अश्लील फिल्में भी बनाने लगे जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो धीरे धीरे इस तरह से सिनेमा में इस तरह के लोग भी आए जो इस तरह की फिल्में बनाते थे। लेकिन भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्में भी बहुत बनी, जिससे कि लोगों को बहुत सीखने को मिला, बहुत समझने को मिला। उसमें संगीत, तरह तरह का संगीत, मधुर संगीत होता था। और धीरे धीरे फिल्मों ने व्यावसायिकता का रूप ले लिया और मुनाफा कमाने लगे थे वो, जिसमें कि हिंसा दिखाते, एक्शन दिखाते और इस तरह की अश्लील फिल्में दिखाते थे जिसमें कोई संदेश ही नहीं होता था। जो हमारे युवा है उन पर गलत प्रभाव पड़ा, जिससे कि इसलिए भारत में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है भारत, जिसमें हर साल 800 के करीब फिल्में बनती हैं। और हिंदी के अलावा दूसरी और भी जितनी भी भाषाएं हैं हमारे देश में, क्षेत्रीय भाषाएं, बोली में फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। अगला जनसंचार का माध्यम है इंटरनेट। तो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और हमारे जितने भी बाकी जनसंचार के माध्यम हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है, रेडियो, टेलीविज़न या किताब, सिनेमा, जो भी है, वो सारे गुण हमें इंटरनेट में देखने को मिलते हैं। यानी कि इंटरनेट के द्वारा हम रेडियो भी सुन सकते हैं, सिनेमा भी देख सकते हैं, उसमें कोई किताब पढ़नी है, टेलीविज़न देखना है या कोई न्यूज़पेपर की न्यूज़ लेनी है, हम इंटरनेट के थ्रू ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसीलिए इसका विकास तेज़ी से होता जा रहा है, क्योंकि एक जगह जब हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हमें अलग अलग चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें हम मूक दर्शक भी नहीं हैं, हम अपने जो भी बहस है, जो भी चीज़ें हैं वो सब हम देख सकते हैं। इसमें समाचार चैनल्स हैं, उनको हम अच्छी प्रकार से उसमें देख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि खबरें क्या है, आजकल क्या चल रहा है। हर एक चीज़ अलग अलग नहीं देखनी पड़ती हमें। और इंटरनेट से हमें मीडिया है उसके बारे में जो भी है चीज़ें वो सब पता चल जाती हैं। और ये एक नया संचार का माध्यम के रूप में उभर रहा है। और ये पढ़ने लिखने वालों के लिए, चाहे मनोरंजन के लिए हो, चाहे पूरी दुनिया के बारे में जानने के लिए हो या कुछ भी हो, वो ये सब चीज़ें हमें इंटरनेट के थ्रू देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल जाती हैं। लेकिन हर एक चीज़ का एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, उसका गलत उपयोग भी हो सकता है। तो इसकी जो कमी है वो यही है कि इसमें कई बार क्या होता है, कई चीज़ें गलत होती हैं जिससे कि लोगों पर बुरा असर पड़ता है। इसका हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उस पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि ये तो है नहीं कि पत्रकारिता है या रेडियो टेलीविज़न है जिस पर हम कुछ देख रहे हैं, लेकिन बच्चे आजकल जो मोबाइल हैं या इंटरनेट है उसके ज़रिए जो चाहे देखते हैं, जिससे कि क्या होता है, बच्चों का मन कोमल होता है, उस पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम जैसी घटनाएं हो रही हैं, लोग इसके थ्रू बहुत से अपराध कर रहे हैं, तो वो भी कमी है। तो हमें सोच समझ कर इसका उपयोग करना चाहिए और इसकी जो है खतरनाक जो रिज़ल्ट है इसके, उसको ध्यान में रखते हुए इसका बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए इंटरनेट का, तभी ये हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो इंटरनेट पूरी दुनिया में ही विकास की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है आज के समय में। तो आप देख ही सकते हैं कि आज
जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसमें जो बच्चे हैं, चाहे कोई ऑफिस में कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो घर बैठे ही इंटरनेट के थ्रू अपना काम कर रहे हैं घर में बैठकर। तो ये सबसे बड़ी जो देखी जा सकती है उपयोगिता इसकी कितनी है, तो इससे ही से आप समझ सकते हैं। आगे हमने जो इससे पहले किए थे जनसंचार के माध्यम, प्रिंट मीडिया हो चुका, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट, ये सब हमारे जनसंचार के माध्यम है। इनका विकास कैसे हुआ है, क्या किस भारत में कैसे हो रहा है इसका विकास, ये सारा हमने पढ़ा। इनमें कई बार टिप्पणी लिखनी आ जाती है या बीच में से ही छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है हमारा जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, कि हमारे जीवन पर, हमारे देश पर, दुनिया में जनसंचार माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आज हम चारों तरफ से जनसंचार माध्यमों से घिर चुके हैं और इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ी युवा पीढ़ी है, वो सूचनाओं का जो आदान प्रदान है उसके लिए अब इंटरनेट का प्रयोग करती है। इसी प्रकार जो कुछ भी चीज़ें हैं वो विज्ञापन है, उसका असर साफ देखा जा सकता है। शादी ब्याह के लिए हो, चाहे टिकट बुक कराने के लिए हो, कुछ भी हो, इंटरनेट का सहारा, जनसंचार के माध्यमों का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार आज देख ही सकते हैं आप, पढ़ाई के मामले हो या कोई जॉब हो, हर चीज़ में हमारे जनसंचार माध्यमों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अलग अलग जानकारियाँ एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं ये, और हमारी जो राजनीति है और हमारी अर्थनीति है वो भी इन माध्यमों से प्रभावित होती है। यानी कि आपातकाल के बाद जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार के कामकाज पर निगरानी भी करते हैं। ये सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार को सही निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। और इसके अलावा भ्रष्टाचार हो, सांप्रदायिकता हो, ऐसे मामलों के अंदर भी जो है जनसंचार माध्यम है लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, जनता को जागरूक करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि स्टिंग ऑपरेशन भी करते हैं, कि बहुत से ऐसे किसी को पकड़ने के लिए ऐसे रिपोर्टर होते हैं जो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे किसी आपने स्टिंग ऑपरेशन कई चीज़ों का देखा होगा कि कई बार होता है कि किसी को पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं होता है, कोई गुनहगार को, तो स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है, तो रिपोर्टर खुद वो रिश्वत देने वाला व्यक्ति बन के जाते हैं और रिश्वत देते हुए उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से वो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। तो इससे भी वो जनसंचार माध्यम ये काम भी करते हैं। और अगर देखा जाए इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जनसंचार माध्यमों के बहुत से नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छी प्रकार से इसका प्रयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग होते हैं गलत, उन पर प्रभाव पड़ता है। कई लोग देखते हैं टीवी पर, इंटरनेट पर किसी को नशा करते देखते हैं, किसी को शराब पीते देखते हैं, तो बच्चे उसी तरह को उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिससे कि वो उनकी आदत पड़ जाती है। कई लोग ड्रग्स लेने लगते हैं और इसी प्रकार सिनेमा में भी हिंसा, अश्लीलता, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिससे लोगों तक बुरी जो चीज़ें हैं वो पहुंचती हैं। और इसी तरह हम मानते हैं कि लोगों पर इसका जो बुरा असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। आप देखते ही हैं कि कई बार होता है अखबारों, टेलीविज़न में कि कोई भी बात को ज़रूरत से ज़्यादा ही दिखाया जाता है, उछाला जाता है, जिससे कि कई बार होता है वो झूठी खबर होते हुए भी लोग उसको सच मान लेते हैं, जिससे कि बहुत गलत प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर। तो ये चीज़ भी गलत हो रही है। और भी बहुत से ऐसे प्रभाव है जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और मीडिया का जो ध्यान रखना है। कई बार होती है मीडिया पैसों के लिए प्रोफेशनल हो जाती है, पैसों में बिक जाती है, किसी ऐसी चीज़ का ज़्यादा समर्थन करती है जो जनता के लिए भी गलत है, लेकिन फिर भी वो केवल प्रोफेशनल बनकर व्यावसायिक मुनाफे के लिए वो ऐसा करते हैं। तो इस तरह के जो है देश पर, लोगों पर, जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक आप दोनों ही समझ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो
आगे ये है लिपि के बारे में बताया जा रहा है कि लिपि के मुद्रण तक का सफ़र। तो लिपि का मुद्रण या कैसे हुआ या ये आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये कोई ज़्यादा समझाने वाले ये चीज़ें नहीं हैं, आपको वही बताना है लिपि मुद्रण का विकास कैसे हुआ, क्या होता था पुराने समय में, क्या था बाद में क्या हुआ, यही चीज़ें हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी। आगे हम करेंगे पाठ से संवाद। पाठ से संवाद हैं, इसमें बहुत से प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस पाठ में विभिन्न लोक माध्यमों की चर्चा हुई है। आप पता लगाइए कि वे कौन कौन से क्षेत्र हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध किसी लोक नाट्य या लोक माध्यम के किसी प्रसंग के बारे में जानकारी हासिल कर उसकी प्रस्तुति के खास अंदाज के बारे में बताइए। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें पाठ में हमने बहुत से ऐसी चीज़ों के बारे में, शैलियों के बारे में पढ़ा है। हमने सांग, नृत्य, रागनी, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान, इस तरह की कथावाचन आदि के विभिन्न रूपों के बारे में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए किस किस तरीके के मनोरंजन के साधनों का सहारा लिया जाता था। जैसे आप देख ही सकते हैं कि हमारे जो हरियाणा है उसमें जो सांग नृत्य है वो बहुत फेमस है। तो आपसे यही कहा गया कि आपके क्षेत्र में कौन से लोक नाट्य, लोक माध्यम से किसी प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करनी है। आपने सांग के बारे में आप कर सकते हैं या कथावाचन के बारे में कर सकते हैं, नौटंकी भी हो सकती है या कोई खेल तमाशा है उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा का जो है सांग नृत्य है वो बहुत फेमस है, तो उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें सांग नृत्य में क्या होता था कि पहले जो पुरुष है वही स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते थे और पुरुष ही स्त्रियों का पार्ट निभाते थे, और जो भी उन्हें है नृत्य के द्वारा या एक्टिंग के द्वारा वो कोई शिक्षा देते थे या लोगों का मनोरंजन करते थे। तो इस तरह से वो करते थे, तो आप भी इस तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज़ादी के बाद भी हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप समाचार पत्रों को उनके प्रति किस हद तक संवेदनशील पाते हैं। यानी कि आज़ाद तो हमारा देश हो गया है लेकिन फिर भी कई चुनौतियां हैं, तो समाचार पत्र कितने सीरियस है उसके प्रति, संवेदनशील है किस हद तक। यानी कि आज़ादी के बाद भी ऐसी बहुत सी समस्याएं भारत में आई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, युवा वर्ग है उसमें हिंसा बढ़ती जा रही है, ये बहुत सी समस्याएं हैं और इससे हमारा देश किसी न किसी रूप में प्रभावित होता रहा है। लेकिन जो समाचार पत्र है वो संवेदनशील है, इस तरह की घटनाओं की जानकारी वो चैनल्स पर दिखाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, वो लोगों को सुधारने का जो कार्यक्रम है वो दिखाते रहते हैं। इसके लिए वो तरह तरह के अच्छे जो लोग हैं उनके साक्षात्कार इंटरव्यू लेते हैं। इसके अलावा पिक्चर प्रकाशित की जाती है समाचार पत्रों में, जो लोग इस समस्याओं से पीड़ित हैं उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से उनको जो है कई बार सहायता भी दी जाती है या उनको जागरूक किया जाता है, और समय समय पर सरकार की तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित किए, उनका जो है सरकार का ध्यान भी उनकी तरफ आकर्षित किया जाता है। तो समाचार पत्र संवेदनशील है इन चीज़ों के प्रति। तीसरा है, टीवी के निजी चैनल अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और टीवी के कार्यक्रमों से उदाहरण देकर समझाइए। तो टीवी के जो निजी चैनल है वो अपने सफलता के लिए तरह तरह की झूठी सच्ची खबरें दिखाते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, दिन रात ऐसी चीज़ें दिखाते हैं वो जी, और इस तरह के एक ही वस्तु को, एक ही विज्ञापन को कई बार बार दिखाते हैं। आप देखते ही हैं कि जिससे कि वो इस तरह के विज्ञापन दिखाते हैं, लोग उसको खरीदने के लिए बहुत विवश हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने चैनल के लिए वो कई बार आप देखते ही हैं इस तरह के फैशन, इस तरह की जो अश्लीलता है वो दिखाते हैं। और आप न्यूज़ चैनल की बात करें तो न्यूज़ चैनल पर भी इसी तरह ही अपनी न्यूज़ की सफलता के लिए वो ऐसे ऐसे न्यूज़ दिखाते हैं, एक ही न्यूज़ को बार बार दिखाते रहेंगे, बार बार वही न्यूज़ दिखाते रहते हैं। आजकल आप देख ही सकते हैं
कि कोरोना महामारी के बारे में या हमारे कोई भी बॉलीवुड में जो सुशांत मर्डर केस है उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग न्यूज़ चैनल पर किस तरह उसको दिखाया जा रहा है ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, ताकि उनको फ़ायदा हो। और कई बार इस तरह के धारावाहिक दिखाए जाते हैं और जिससे कि क्या होता है कि बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है, युवा वर्ग भटक जाता है, इस तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी भी तरह का इसमें। उसके बाद है इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित। तो ये तो दुनिया एक गांव की तरह बन ही गई है, क्योंकि इंटरनेट पर हम सब चीज़ें मिलती हैं, हमें समाचार भी मिल जाएंगे, हमें रेडियो टेलीविज़न सब कुछ इंटरनेट के अंदर मिले हुए हैं। ये मैंने आपको लेसन पढ़ाते हुए भी समझाया था। और हर चीज़ हम इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं और मनचाहा कुछ भी सर्च कर सकते हैं, दूर बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कोई हमसे दूर बैठा है। और इसी प्रकार आप ये एग्जाम्पल भी ले ही सकते हैं, मैंने आपको लेसन पढ़ाते हुए भी बताया था कि आज के इस संकट के दौर में कोरोना महामारी के उसमें बच्चे घर बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण तो कोई इंटरनेट के विकास का या एक दुनिया को पूरी समेट लिया है, इससे अच्छा उदाहरण तो इंटरनेट जो है उसका नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इंटरनेट पत्रकारिता की बात करें तो हम बातचीत कर सकते हैं, न्यूज़ उसमें देख सकते हैं, या हम कहीं भी बैठे हो हम अपने जो किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। हर एक चीज़ हो जाती है उससे। हवाई जहाज की टिकट बुक कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। तो कुछ भी किया जा सकता है, घर बैठे सब कर सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे भी जो है पढ़ाई अपने घर बैठे कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा, दूर बैठे ही उनको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये सब चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाई हैं। इस प्रकार जो पूरी दुनिया है वो एक छोटे से समझ लीजिए अब तो एक छोटा सा कमरे में तब्दील हो चुकी है। 5वां प्रश्न है, किन्हीं 2 हिंदी पत्रिकाओं के समान अंकों को पढ़िए और उनमें निम्नलिखित बिंदुओं पर तुलना कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी 2 पत्रिका ले लीजिए, उनके जो एक जैसे अंक प्रकाशित हुए हैं उनको देखना है कि अंग, और उसमें आवरण पृष्ठ आप समझ ही गए होंगे, जो दोनों के जो ऊपर के जो पृष्ठ हैं वो कैसे हैं देखने में, और पृष्ठों के ऊपर इस तरह के चित्र होते हैं। आप कोई भी पत्रिका ले सकते हैं, जैसे गृह शोभा ले सकते हैं या कोई भी, तो आपने तुलना करनी है 2 पत्रिकाओं की। कोई और पत्रिका गृह शोभा के साथ ले सकते हैं, दोनों की तुलना करनी है। अंदर के जो पृष्ठ है उसकी साज सज्जा देखनी है आपने, कैसी है, कितने पृष्ठ हैं, उसमें क्या क्या बताया गया है। फिर आपने सूचनाओं का क्रम देखना है कि पहले कौन सी सूचना दी गई है उसमें, दूसरे में, तो आपस में आपने इनकी तुलना करके देखनी है। दोनों में भाषा शैली कैसी है वो चीज़ बतानी है। वो तो आप जो भी पत्रिका लेंगे उनको कंपेयर करेंगे तो आप उसमें बता पाएंगे। उसके बाद है, निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करना है। तो आपने पक्ष में भी देना है इसका उत्तर और विपक्ष में भी देना है कि जो निजी चैनल है, जो ये समाचार चैनल है, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल ही है, उन पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपने अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो ये आप अपने विचार जो भी आपके मन में आए वो कर सकते हैं। पक्ष में भी कुछ पॉइंट्स देने हैं और विपक्ष में भी देने हैं। इसलिए ये सब जो है चैनलों की हम दोनों पक्षों को ध्यान में रखेंगे, उसके नुकसान क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसके पक्ष और विपक्ष में हमें उत्तर देने हैं। फिर है 7वां प्रश्न, सही या गलत बताना है और साथ में ये भी बताना है कारण, उसका पुष्टि करनी है। पहला, संचार माध्यम केवल मनोरंजन का साधन है। नो, गलत है ये, क्योंकि मनोरंजन के अलावा हमें इससे सूचनाएं, विचारों का आदान प्रदान, जीवन के बारे में अनुभवों की साझेदारी, सब चीज़ें ही हैं। दूसरा है, केवल तकनीकी विकास के कारण संचार संभव हुआ है, इससे पहले संचार संभव नहीं था। यह तकनीकी विकास के कारण ही हुआ है, क्योंकि केवल 2 व्यक्ति 4 व्यक्तियों के बीच संचार को संचार नहीं कह सकते हम। जो संचार के साधन आए हैं, जनसंचार के, रेडियो, सिनेमा, अखबार, टीवी, इंटरनेट जो है उसके द्वारा ही, यह तकनीकी विकास के द्वारा ही संभव हो पाया है।
ये सही है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं इतने सशक्त संचार माध्यम है कि वे राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं। ये सही बात है कि वे राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं, क्योंकि लोग समाचार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं पत्रिकाएं, और ये राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं। लोगों पर जो भी प्रभाव पड़ता है इन्हीं से पड़ता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। और हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस समय जितने भी बड़े बड़े जो नेता होते थे वो देश की स्वतंत्रता की ज्वाला करने के लिए इस तरह की जो पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र, वो छापे जाते थे लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं। उसके बाद है टेलीविज़न सबसे प्रभावशाली और सशक्त संचार माध्यम है। यस, क्योंकि टेलीविज़न आज अधिकांश दुनिया तक, देशवासियों तक पहुंच चुका है। ये ज़रूर नहीं है इंटरनेट सभी के पास है, लेकिन टेलीविज़न तो पहुंच ही सका है। चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण हो, सामाजिक विकास हो, कुछ भी हो, ये सभी देश के हर एक क्षेत्र के विकास के लिए ये ज़रूरी है। तो ये सशक्त संचार माध्यम है टीवी। उसके बाद है इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप या समागम है। यस, इंटरनेट, क्योंकि चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे रेडियो है, चाहे टेलीविज़न है, पुस्तक है, सिनेमा है, सारे गुण इसी के अंदर हमें मिल जाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप है। उसके बाद है कई बार संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी, ये भी ठीक है, क्योंकि नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि उसमें गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, हिंसा, अश्लीलता, जिससे कि लोगों पर, युवा पीढ़ी पर, बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है, जिससे कि सबका जीवन प्रभावित होता है। तो इसलिए इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाते हैं। तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। ये अपनी बुक से भी पढ़िए, क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से समझिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, और इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें, सुने। इससे पहले भी जो वीडियो बनाए गए हैं उनको भी आप अच्छी प्रकार से सुनिए, देखिए। पिछले वीडियो अगर नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आपको ये आगे का समझ नहीं आएगा। तो 3-4 जितने भी वीडियो हैं वो सारे अच्छी प्रकार से देखें और सुनें।